नमस्कार दर्शकों, मैं धर्मेंद्र तिवारी। आज हमारे स्टूडियो में मौजूद हैं सीनियर आईपीएस ऑफिसर डॉक्टर सूर्य कुमार शुक्ला जी। सर, बहुत बहुत स्वागत है आज आपका स्टूडियो में। बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद धर्मेंद्र जी। सर, दर्शकों को कुछ आज आपसे सवाल करेंगे, आपके माध्यम से उनको जानकारी होनी चाहिए कि आपने अपने जीवन काल में क्या क्या कैसे कैसे किया। जी, बहुत प्रासंगिक सवाल और बहुत से नई उम्र के लोगों के लिए सीखने का मौका और समाज के और बहुत से लोगों के लिए अनुभव के आधार पर कुछ बातें बता रहा हूं कि नंबर एक, जैसे मैंने महसूस किया कि पुलिस की लगभग आईपीएस की 36 वर्ष की सेवा मैंने किया और इस दौरान तरह तरह की स्थितियां, तरह तरह की परिस्थितियां सभी का सामना करना पड़ा। और अगर पूछें कि आपने जिक्र किया कि कौन से सराहनीय काम किए, तो सराहनीय काम में जो मैं समझता हूं कि आज आप देखते होंगे कि 112 नंबर की गाड़ियां पुलिस की एक फ़ोन करने पर आपके दरवाजे पर आकर खड़ी हो जाती हैं। जब मैंने पुलिस ज्वाइन की थी तो उसी समय मेरे मन में ये सपना था कि अगर हमारे देश में लोकतंत्र है तो दरोगा जी के पास पब्लिक को दौड़ के नहीं जाना पड़ना चाहिए, बल्कि पुलिस दौड़ करके उनको मदद करने के लिए, उनकी सेवा करने के लिए आवे जी। और जब मैं एडिशनल डीजी पुलिस मुख्यालय बना तो ये कार्य योजना बनाई गई और सरकार ने इसको बड़ी उदारता के साथ मंजूर किया। आप देखते होंगे कि अब हर मामले में थाने भागने की ज़रूरत नहीं पड़ती। एक फ़ोन करिए, पुलिस आपके दरवाजे हाजिर है और कहती है हाँ बताइए आपने हमें बुलाया है। उनका व्यवहार आपके प्रति बदल जाता है जब वो आपके दरवाजे आते हैं। बिल्कुल सर, मैं आपसे पूछना चाहूँगा सर, जैसे सिविल सेवा में आपने एक लंबा समय व्यतीत किया जी, कई सराहनीय कार्य आपके नाम हैं, प्रशासनिक सेवा और राजनीति को आप कैसे देखते हैं? देखिए, प्रशासनिक सेवा और राजनीतिक सेवा दोनों सेवाएं हैं और दोनों का लक्ष्य क्या है? आम आदमी की सेवा करना, उनका भला करना। और इस प्रक्रिया में अगर कोई दूसरे को सताता है तो उसको रोकना, उसको टोकना और उसको देश के कानून के मुताबिक उचित दंड न्यायपालिका के माध्यम से दिलवाना और आगे के लिए समाज में शांति स्थापित करने में सहयोग देना। अब आप कहेंगे राजनीति फर्क है, शासन चलाती है राजनीति, विरोध पार्टी में भी होती है, वो रोका टोकी करती है कि क्या गलत हो रहा है उसको बताती है। और प्रशासनिक सेवा का काम होता है कि वो शासन के द्वारा जो जन कल्याण के तमाम काम किए जा रहे हैं उनको अच्छी तरह से लागू करना। दोनों का ऐसा संबंध है। अब इसमें मैं तो कोई अंतर विरोध नहीं देखता। पूछे क्योंकि कानून यही कहता है कि जनता की भलाई के लिए काम करना प्रशासन का काम है और शासन का वही नियम नीति बनाना शासन का काम है। तो दोनों को मैं तो एक ही लक्ष्य की तरह समर्पित दो अंग की तरह देखता हूं। सर, एक दूसरा सवाल मेरा है, क्या प्रशासनिक सेवा में राजनीति का हस्तक्षेप बढ़ा है? देखिए, हस्तक्षेप उसे कहते हैं जहां पर अधिकार ना हो और काम किया जाए। लेकिन अपने देश का जो ढांचा है उसमें जो राजनैतिक रूप से चुने हुए लोग होते हैं, सेलेक्ट किए हुए, इलेक्ट किए हुए, वो लोग देश का शासन चलाते हैं। तो इसको हस्तक्षेप शब्द कहना बहुत उचित नहीं है। अब ये हस्तक्षेप बन कहाँ जाता है? जब अनुचित काम के लिए कोई राजनैतिक व्यक्ति किसी प्रशासनिक अधिकारी को काम करने के लिए कहता है तो वो गलत होता है और उसी अर्थ में इसको पत्रकार लोग हस्तक्षेप कहते हैं। तो इधर ऐसा जो आपकी भावना है कि क्या ये बढ़ा है, तो बल्कि मैं तो ऐसा नहीं मानता। मैं तो ये मानता हूं कि पूर्व काल में तमाम ऐसी घटनाएं, तमाम ऐसी बातें हुई हैं जहां अनुचित बातों के लिए भी प्रशासनिक अधिकारियों के लिए कहा गया और उसके कारण तमाम परिस्थितियां संघर्ष की पैदा हुई। तमाम प्रशासनिक अधिकारियों को 20 साल में कई बार ट्रांसफ़र किया गया।
कहीं कहीं निलंबित किया गया, कोई बहाना निकाल करके उनको डिमोरलाइज किया गया। लेकिन अब मैं देखता हूं कि जैसे वर्तमान परिदृश्य में जो उत्तर प्रदेश के माननीय मुख्यमंत्री जी हैं, तो वो कहा करते हैं अक्सर इस बात को खुला मंच से कि प्रशासन को अपना काम करने दीजिए, राजनीतिक लोग अपना काम करें। और इस अर्थ में आज किसी राजनीतिक व्यक्ति की ये हिम्मत नहीं है कि वो जाकर थाने में किसी मुलजिम को छुड़ा दे या किसी अदालत में जाकर के किसी जज को दबाव डाल दे कि तुम ऐसा फैसला कर दो। इसलिए मैं ये बात नहीं मानता। हाँ, ये हर राजनीतिक व्यक्ति का ही क्यों, इवन जनता के प्रतिनिधियों का, सबका अधिकार है, जनता का अधिकार है कि जो प्रशासनिक लोग हैं वो भी मनमानी न करने लगें, जनहित के विरोध में कोई काम न करने लगें, और इसके लिए उनको रोकना, टोकना, बताना और शासन के संज्ञान में लाकर उन बातों का समाधान कराना ये कर्तव्य है लोगों का। और इस अर्थ में ये कोई राजनीतिक हस्तक्षेप नहीं है। जी सर, सिविल सेवा के दौरान कोई ऐसा कार्य जो आज भी आपको याद आता हो? जी, मुझे ये याद आता है कि सन 1991 में जब मैं एसएसपी इटावा बना तो मुझे लगा कि लोगों में विवाद बहुत हैं और अदालतों पर काम का बोझ बहुत है, और उसकी वजह से लोगों की समस्याओं को अदालतों से जल्दी जल्दी तय होने में विलम्ब हो जाता है। तो मैंने भारत की जो महान परंपरा में पुरानी पंचायत प्रणाली थी उसका प्रयास किया कि लोगों के पक्ष विपक्ष और निष्पक्ष पंचों के माध्यम से, उन्हीं के द्वारा चुने हुए निष्पक्ष पंचों के माध्यम से लोगों की समस्याएं हल हो जाएं। और मुझे खुशी होती जब मैं आज सुनता हूं कि तहसील दिवस है, थाना दिवस है, जिसमें जनता के प्रतिनिधि भी बुलाए गए हैं, पक्ष विपक्ष के लोग भी बुलाए गए हैं, हल हो रहा है। तो मुझे खुशी होती है कि मैंने जो सन 91 में प्रारंभ किया था वो परिकल्पना आज और विस्तार रूप ले रही है। इसी तरह दूसरा एक प्रयोग जो बहुत सार्थक रहा कि महिलाओं की समस्याओं बहुत लोग उठाते थे कि रेप हो रहे हैं, छेड़खानी हो रही हैं। तो आज जो 1090 का रूप देखते हैं, जब मैं पुलिस मुख्यालय का प्रभारी बना तो उस समय ये परिकल्पना मैंने विभाग के कई अधिकारियों से बातचीत करके ये 1090 की योजना शुरू कराई। और आज आप देखते होंगे कहीं भी पूरी यूपी से लाखों मामले, एक फ़ोन आता है केवल कि फला जगह लड़के छेड़खानी कर रहे हैं और तुरंत थाने के लिए एक आदेश पहुंच जाता है, मॉनिटरिंग होती है, कौन पहुंच रहा है उस पर डायरेक्ट बात होती है, कौन छेड़ रहा है उसका नंबर बताओ। ये रोकथाम, ये बड़ी मुझे साथ में संतुष्टि देती हैं ये बातें। और तीसरी बात जो उतना ही कि मेरी जब यंग एज में पोस्टिंग डकैती प्रोन जो एरिया था उसमें बहुत होती थी, इटावा में, जालौन में, फर्रुखाबाद में, फिर बांदा, चित्रकूट, महोबा को मैंने आईजी के रूप में वहाँ बहुत से अभियान चलाए, तमाम डकैतों के साथ मुठभेड़ें की। तो आज भी मुझे याद आता है कि अपनी जान जोखिम में लेकर पुलिस पीएसी की टुकड़ियों के साथ चंबल के, यमुना के बीहड़ों में किनारे कई रात में रुककर डकैतों के साथ गोलियां चलाना, क्योंकि उनके लिए और कोई इलाज नहीं था। लेकिन तब भी हम लोग यही मानते थे कि जनता के साथ, भले लोगों के साथ विनम्र व्यवहार और दुष्टों के साथ कड़ा व्यवहार, ये फिलॉसफी लेकर हम लोग तब भी चलते थे और आज भी मेरा उसी पर विश्वास है। सर, आपने प्रशासनिक सेवा किया, उसके बाद राजनीति में कदम रखा और भाजपा आपने ज्वाइन की, इसकी मुख्य वजह क्या थी? आप खुद जानते हैं धर्मेंद्र जी कि देश में अपने लोकतंत्र है, प्रत्येक नागरिक को जागरूक होना चाहिए कि हम राजनीतिक रूप से किस विचारधारा के साथ हैं। तो आप स्वयं सहमत होंगे कि केवल भारतीय जनता पार्टी ऐसी पार्टी है जो भारत राष्ट्र को मजबूत बनाने के लिए खुलकर बात करती है, खुलकर साथ देती है, नागरिकों को प्रेरित करती है। और जब राष्ट्र मजबूत होता है तो सारा समाज मजबूत होता है। और इतना ही नहीं, बल्कि भारतीय जनता पार्टी में आप जानते हैं कि किसी परिवार की पार्टी नहीं है, तमाम लोग हैं उसमें और बदलते रहते हैं। और प्रायः अधिकांश पार्टियों में जो लोग हो जाते हैं वो अपने परिवार की पार्टी बना लेते हैं, अन्य लोगों को उसमें आने ही नहीं देते, आते भी हैं तो उनको आगे बढ़ने नहीं देते। इसलिए ये दो बातें प्रमुख थीं
कि सारे समाज के लिए, राष्ट्र के लिए काम करने वाली और सारे समाज का प्रतिनिधित्व करने वाली पार्टी। तो मुझे लगा कि और पार्टियों की आइडियोलॉजी से इसकी पार्टी की आइडियोलॉजी बेहतर है। तो इस कारण मैंने भारतीय जनता पार्टी में और तीसरा एक और कारण था कि जब सत्ता पार्टी हमारे यहाँ भाजपा है तो उसके माध्यम से हम आम जनता की मदद, जो अंतिम लक्ष्य है हर जागरूक व्यक्ति सर, क्या का। आईपीएस रहते हुए आपने मन बना लिया था कि मुझे रिटायर होने के बाद भाजपा में काम करना है? नहीं, उस समय तक ऐसा कोई विचार नहीं था। जब सेवानिवृत्त हुए या होने लगे तब आखिर दिन में ये विचार आया कि समाज की सेवा करने के लिए अगर राजनीतिक रूप से जुड़कर कुछ विशेष मदद मिल सकती है, जिसके माध्यम से हम पब्लिक को और काम कर सकते हैं, मदद दे सकते हैं, तो कोई हर्ज नहीं है। और फिर हर व्यक्ति को राजनीतिक प्रतिबद्धता होनी चाहिए लोकतंत्र में, नहीं तो लोग जागरूक नहीं होंगे, किसी पार्टी में नहीं होंगे, तो फिर देश का लोकतंत्र कमजोर होता है। उसे कमजोर नहीं होने देना है। हर व्यक्ति को राजनीतिक, जो भी आप समझिए कि सबसे अच्छी पार्टी मेरी दृष्टि में यह है, आप उसको ज्वाइन करिए, लेकिन लोकतंत्र में राजनीतिक रूप से भी जागरूक रहिए, सक्रिय रहिए, ये मेरा मानना है। जी, 2022 के चुनाव में राशन और शासन यह जनता के मुख्य मुद्दा था। क्या बुलडोजर नीति को आप सही मान रहे हैं? 2022 के चुनाव तो संयोग से उस बीच आ गए थे। मुख्य बात थी कोरोना की समस्या, और उसके कारण तमाम लोग जिनका काम धंधा बंद हो गया था, देश में लॉकडाउन हो गया था, लोग गरीब हो गए थे, उनकी महीने की आमदनी बंद हो गई थी, उन सब लोगों को राहत देने के लिए भारत की सरकार और उत्तर प्रदेश सरकार ने करोड़ों लोगों को फ्री राशन बांटने की योजना शुरू की। ये इस प्रकार की पहली योजना मेरी याद में थी। और सोचिए कितना बड़ा जन कल्याण, करोड़ों रुपए का खर्च सरकार ने अपने खर्च पर जनता को राशन देने का काम शुरू किया। ये तो संयोग की बात थी कि चुनाव भी उसी बीच 2022 में आ गए। और ये भी सही है कि उसकी वजह से जनता को बहुत राहत मिली, गरीब लोगों को बहुतों की जान बच गई, नहीं तो गरीबी और भुखमरी के तमाम लोग मर जाते। इसलिए ये बड़ा जन कल्याणकारी काम था। तब मुझे खुशी हुई कि लोग कहते थे राम राज्य में सबका ध्यान रखा जाता, तो मुझे लगा कि अब कलयुग में यही राम राज्य है कि जिसमें लोगों के घर के राशन की चिंता सरकार कर रही है। बहुत प्रसन्नता और बधाई की बात थी सरकार के लिए। और दूसरा, आपने सवाल पूछा कि क्या बुलडोजर नीति को आप सही मान रहे हैं? जी। आप मुझसे पूछ रहे हैं, लेकिन आप स्वयं अपने मन में ये बात कलेजे पर हाथ रख करके सोचिए कि जब से बुलडोजर की बात उठी तब से आतंकियों में, बड़े अपराधियों में, माफिया लोगों में क्या डर की भावना कानून के प्रति व्याप्त हुई कि नहीं? और अगर ये व्याप्त हुई तो मैं इस अर्थ में बुलडोजर नीति क्या है? कड़ा शासन। कड़ा शासन क्या कि अपराधियों के प्रति कठोर रवैया। तो हम तो इस बात को शुरू से अभी आपसे कह रहे थे कि वज्रादपि कठोराणि मृदूनि कुसुमात अपि, वज्र से भी कठोर दुर्जनों के लिए और फूल से भी कोमल सज्जनों के लिए। यही तो है आदर्श नीति, यही तो होना चाहिए। तो उस दृष्टि से अब कई लोग बुलडोजर नीति को समझते नहीं हैं। बुलडोजर ये था कि जिन लोगों ने नगर पालिका के, जो नगर निगम के नियम बने हुए हैं, तो नगर विकास अधिनियम की धारा 30 का उल्लंघन करके अपने आप मनमानी घर बना लेते हैं। और उससे कहीं रास्ता बंद हो गया किसी का, कहीं पानी का रास्ता नहीं है कि अब नीचे से कैसे खुदाई करके पानी ले जाया जाए, कैसे बिजली ले जाई जाए, तो नक्शा पास करा के शहर में घर बनाना होता था। तो जिन लोगों ने नहीं पास कराया था तो नोटिस दी जाती है कि इसका अपना घर ठीक कर लो, हटा लो। नहीं मानते तब बुलडोजर से वो घर गिराने की नीति नहीं, कानून है। वो देश का कानून है, प्रदेश का कानून है। सर, भारतीय जनता पार्टी पर विपक्ष आरोप लगातार लगाता है कि वह सांप्रदायिक ताकतों को बढ़ावा देती है। आपका क्या कहना है इस पर? जो ये बात सांप्रदायिक ताकतों को बढ़ावा देने की अगर पूरी तरह सही होती तो आप बताइए कि सांप्रदायिक दंगे जो अंततः परिणाम होते हैं सांप्रदायिकता का, वो
भाजपा के शासन के पहले कितने होते थे और अब बाद में कितने हो रहे हैं। और एक बात और ध्यान देना चाहूँगा, किसी बात को इतिहास के भूतकाल के परिप्रेक्ष्य में ही देखा जाता है। इस देश में लगभग 1000 साल तक विदेशी आक्रांताओं का शासन चलता रहा। जो अफगानिस्तान, ईरान की ओर से आए हुए हमलावर, जिन्होंने बड़ी बेरहमी के साथ तमाम कत्ल कराए, तमाम आस्था के केंद्रों को तोड़वा दिया, और बाद में अंग्रेजों ने जिस तरह से आकर के भारत की सारी अस्मिता, यहाँ की भाषा, यहाँ की जीवन शैली सबको ख़त्म करके अपनी जीवन शैली, अपनी प्रशासनिक शैली, अपनी न्याय प्रणाली सब थोप दी और भारत की सारी अस्मिता को मिटा दिया। तो ये जो भारतीय जनता पार्टी का ये जो राष्ट्रवाद का अभियान आप देख रहे हैं, ये उसकी प्रतिक्रिया स्वरूप है, और इसीलिए देश के तमाम लोग इसको पसंद कर रहे हैं, और पसंद करके इसीलिए भारतीय जनता पार्टी की भारी मतों से सन 14 से लगातार जीत हो रही है। तो ये मुख्य कारण है। और इसमें किसी का अगर कोई भेदभाव हो कि सरकारी योजनाओं का लाभ देने में जनता के प्रति कोई भेदभाव हो रहा हो तो बताइए। मैं तो महसूस करता हूं कि एक समान भाव शासन का सब संप्रदायों के प्रति हो रहा है। लेकिन अब इसमें हो क्या रहा है, ये बात उठ क्यों रही है, ये भी मैंने विचार किया। ये इसलिए उठ रही है कि बहुत से जो सांप्रदायिक विचारधारा के लोग होते हैं, विशेष रूप से मैंने देखा सोशल मीडिया में, तरह तरह की अपने धर्म को बढ़ाने के लिए कम, दूसरे धर्म की बुराई करने की ज़्यादा, ये बातें जो चल गई हैं, उसकी वजह से इस प्रकार का भ्रम फैला रहे हैं। अरे ये जरूरी नहीं है कि आप वोटर किसी पार्टी के हैं तो ये जरूरी थोड़ी कि दूसरे धर्म को गाली दीजिए। मैं तो निवेदन करूंगा पुलिस को, प्रशासन को, कि ऐसे लोगों को हल्के में ना लें जो अपने व्हाट्सएप पर, फेसबुक पर दूसरे धर्म को गाली लिखते हैं और उनका अपमान करते हैं। ऐसे लोगों, हाँ, ये लोग जिम्मेदार हैं। शासन नहीं कहता कभी कि किसी धर्म को नीचा करो, किसी धर्म के लोगों की योजना का लाभ न दो। ये कट्टर लोग हैं, ये उन लोगों पर सख्त कार्रवाई की जरूरत है। सर, इधर कई प्रशासनिक अधिकारियों ने भाजपा का दामन थामा, क्या मुख्य वजह मान रहे हैं इसका आप? इसकी मुख्य वजह तो ये है कि बहुत मूलभूत कारण है कि लगभग 60 साल की उम्र में आप जानते हैं कि सेवानिवृत्त हो जाते हैं लोग। इधर देश में औसत जो जीवन जीने की उम्र है वो बढ़ गई है। पहले प्रायः लोग, आज से 20 साल 25 साल पहले का याद करता हूं कि लोग 63, 64, 65 में मर जाते थे। अब इधर देख रहा हूं 75 साल तक, 80 साल तक कुछ लोग जी रहे हैं। तो एक तो उनको समय मिल रहा है कि रिटायरमेंट के बाद भी उनके शरीर में इतनी शक्ति है, देश की मेडिकल सेवाएं बेहतर हुई हैं, उसकी वजह से लोगों के शरीर में इतनी जान है कि वो और कुछ कर सकते हैं। और तीसरा जो कारण है कि अगर वो प्रशासनिक अधिकारी भी एक अर्थ में अपने क्षेत्र को रास्ता दिखाते हैं, सेवा करते हैं, लोगों की नेतृत्व करते हैं, और वही काम शासन कर रहा है, शासन का भी वही काम है। तो और इस समय देश में, हमारे प्रदेश में भी भारतीय जनता पार्टी का शासन चल रहा है। तो प्रशासन से जो लोग जुड़े रहे हैं, अगर वो इसमें भारतीय जनता पार्टी में आकर उसके माध्यम से जनता के लिए कुछ काम करना चाहते हैं तो ये कोई आश्चर्यजनक बात नहीं है। वो अपना काम एक तरह से जारी रखना चाहते हैं। सर, आपने बतौर आईपीएस अफसर कई सरकारों के साथ काम किया, उसमें बीजेपी को कहाँ पाते हैं? मैं उसमें ये पाता हूँ कि पहली बार भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने पुलिस के अधिकारियों को ये छूट दी कि अपराधियों के साथ पूरी सख्ती से काम करो, पूरी दृढ़ता से गैंगस्टर एक्ट लगाकर, एनएसए लगाकर माफियाओं को कंट्रोल कर दो, आम जनता को राहत दे दो। इतना खुलकर अभयदान कि गलत सही काम अगर तुम करोगे तो पुलिस के अधिकारियों को, कर्मचारियों को हम इनाम देंगे, दंडित नहीं करेंगे। ये इतना खुलकर पहली बार किसी पार्टी की सरकार ने कहा है। और मेरी पुलिस के अधिकारियों से अक्सर बात होती है इस पर, वो कहते हैं कि अब कोई ये नहीं कह सकता, चाहे कितना भी बड़ा नेता हो, कि फलाने ने जुर्म किया है उसे छोड़ दो या उसे हवालात से जाकर निकाल लें। इस तरह का दुस्साहस अब कोई
नेता नहीं करता, न कोई अधिकारी करता है। तो ये बहुत बड़ी उपलब्धि है कि संरक्षण देना, सही काम करने वाले बहुत लोग हैं, लेकिन उनको सही काम करते हुए संरक्षण मिले, इसी में प्रशासन की सफलता है, इसी में पुलिस की सफलता है। सर, हमारे दर्शकों को आप क्या संदेश देना चाहते हैं? मैं आपको सबसे पहले बहुत बहुत बधाई देना चाहता हूं कि न्यूज़ इंडिया डेली टाइम्स के माध्यम से आपने एक अच्छी शुरुआत की है, जनता को जागरूक करने की, प्रतिदिन उनको खबर देने की और साथ में अपना विचार बताने की। मैं इसके लिए आपको बहुत बहुत बधाई देता हूं। अरे, हमारे देश की आबादी करोड़ों में है। उत्तर प्रदेश की आबादी लगभग 24-25 करोड़ है। चाहे जितने अभी इसमें इस अखबार, टीवी चैनल जितने भी खोले जाएं वो कम पड़ते हैं। बहुत लोग हैं सुनने वाले, देखने वाले। और दूसरा कि मैं आपसे निवेदन करूंगा कि जो चीज़ें जनता के हित में हों, बृहत्तर जनहित में सार्वजनिक जीवन की मर्यादा को आगे बढ़ावें। और जो हम लोग आदर्श के उपासक हैं, जैसे भगवान श्री राम ने एक मर्यादा पुरुषोत्तम बनकर के जीवन जिया और उदाहरण प्रस्तुत किया, तो आपका चैनल भी उसी प्रकार मर्यादा की नई नई ऊंचाइयों को प्राप्त करे, लोगों के लिए आदर्श बने। और अपने छोटे छोटे हम लोगों के मन में कमजोरियां आती हैं, कभी लालच आता है, कभी डर आता है, उनसे जोर लगाइए कि आपका एक एक स्टाफ, एक एक कर्मचारी सच के साथ आगे बढ़े और उन बातों को लेकर बढ़े कि जो जन कल्याण के लिए समर्पित हों। सबको अच्छी बात बताएं, भले कटुता ना करें, गाली ना दें, दुर्भावना ना पैदा करें, लेकिन विनम्रता से, लेकिन साफ गोई से अपनी बात कहने का साहस जुटाएं। बहुत बहुत धन्यवाद सर आपको स्टूडियो में आने के लिए आज। जी, बहुत बहुत धन्यवाद।